नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो डराने वाले हैं, खौफ भरने वाले हैं। सोचिए जरा, अगर आपको पता चले कि निशाने पर सिर्फ दिल्ली नहीं थी बल्कि पूरा भारत था और सिर्फ एक कार में ब्लास्ट नहीं होना था बल्कि 32 कारों के अंदर ब्लास्ट होना। जो पहले 26 जनवरी प्लान किया गया, फिर 15 अगस्त, फिर 12 नवंबर और फाइनल प्लानिंग थी 6 दिसंबर को देश को दहलाने। लेकिन 6 दिसंबर ही क्यों? क्या बाबरी ढांचे का गिरना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आना देश के मुस्लिम समाज के उस तबके को स्वीकार नहीं जो जिहाद की राह पर चल फिदाइन हो देश को दहलाने की साजिशें रच रहे? और क्या अभी भी देश अलर्ट मोड पर है? क्योंकि मिले सिर्फ 4 कारें और 28 अभी भी कहां हैं और उनके साथ कौन ब्लास्ट करने की जिहादी कसम खा चुका है, ये जानकारी नहीं। वहीं सोचिए जरा, अगर एक ब्लास्ट के साथ दर्जन भर से ज्यादा आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है तो 32 कारों में ब्लास्ट के पीछे कितने आतंकी चेहरे होंगे जो पैदाइश से तो भारतीय होंगे लेकिन सोच से पाकिस्तान के प्यारे और तुर्की के प्यादे होंगे। आज हम आपको बताएंगे बाबरी का ब्लास्ट कनेक्शन क्या है और कैसे तुर्की में रणनीति बनी और क्यों सेशन ऐप का ही इस्तेमाल किया गया। शुरुआत एक तस्वीर के साथ करते हैं क्योंकि जो तारीख निकलकर सामने आई है वो तारीख अपनी एक अलग कहानी को बयां करती है। जरा देखिए, जो टारगेट पर थे उसके बारे में कहा गया कि हरियाणा, नई दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जो उत्तर भारत की स्टेट है उनके बारे में कहा गया कि वहां 6 दिसंबर 2025 को एक बड़ा ब्लास्ट होगा। और यह प्रतीकात्मक नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इन राज्यों को क्यों चुना गया? 6 दिसंबर 2025 की तारीख को क्यों चुना गया? क्या वाकई में इसके पीछे एक मंसूबा था? इसके पीछे एक जहर जो जहन के अंदर घुल रहा था, एक बदला जो उन्हें जिहादी बनने पर मजबूर कर रहा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि 6 दिसंबर का प्लान 10 नवंबर को क्यों ब्लास्ट। दरअसल लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी 6 दिसंबर यानी कि बाबरी ढांचा ढहाए जाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत कई जगह धमाका करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम किया था। इनमें बम और विस्फोटक सामग्री भरकर धमाके किए जाने थे। इनमें ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर, इको स्पोर्ट्स और i20 जैसी गाड़ियां शामिल थी। जांच एजेंसियों को अब तक 4 कारें बरामद हो चुकी हैं। 10 नवंबर यानी i20 कार में जिसमें धमाका हुआ था वो इसी सीरियल रिवेंज अटैक का हिस्सा थी। अब सोचिए, एक कार i20 जिसमें ब्लास्ट हुआ, इसके अलावा 3 कारें और जब्त की गई, लेकिन 28 कारें कहां हैं? और यही हमारा अगला सवाल है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है इसके बाद क्या वाकई में जो खुलासे हो रहे हैं वो देश को और ज्यादा अलर्ट मोड पर लेकर जा रहे हैं? क्योंकि आंकड़ा खतरनाक है और ये बड़ा सवाल भी है कि एक कार में ब्लास्ट हो चुका है जो रेड फोर्ट के आसपास, मेट्रो स्टेशन के आसपास ब्लास्ट हुई है। 3 कारें बरामद हो चुकी हैं जिनका सीधा आतंकी कनेक्शन मिल चुका है। लेकिन सवाल यह कि वो 28 कारें कहां हैं? क्या वो एनसीआर के अंदर हैं? क्या वो उत्तर भारत के अंदर हैं? या वो ऐसी जगह पर हैं जहां मैक्सिमम इंपैक्ट हो? और क्या उनके साथ सैकड़ों लोग मौजूद हैं? क्योंकि एक धमाके के पीछे दर्जन भर से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुके हैं और भी गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। तो इन 28 कारों तक कैसे पहुंचा जाए, इसमें हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इन 28 कारों की खौफनाक साजिश को डिकोड करें और उसमें एजेंसियों की हेल्प करें। आपको जहां जो संदिग्ध नजर आए आप संबंधित थाने को जानकारी दीजिए,
क्योंकि 3 कारों को अभी तक पुलिस और जांच एजेंसियों ने कब्जे में ले लिया है, जबकि एक कार जिसको उमर नबी चला रहा था वो ब्लास्ट हो चुकी है। अब बाकी 28 कारें कहां हैं और क्या उनमें भी विस्फोटक लगा हुआ है, बड़ा सवाल है। और इस साजिश को अंजाम देने के लिए कब से तैयारी की जा रही, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 26 जनवरी को ब्लास्ट करने वाले थे, यानी कि लगभग 1 साल से तैयारी चल रही। अब सवाल यह कि क्या देश के अन्य राज्यों में अभी भी आतंकी मंसूबे पनप रहे हैं? यकीनन। और यह एक बड़ा खुलासा होगा। क्या जो पकड़े गए हैं उससे ज्यादा अभी पकड़े जाने बाकी है? यह भी सच है। और देश के अंदर इतनी बड़ी साजिश के पीछे कौन सा आतंकी संगठन है, यह आगे चलकर हम आपको बताएंगे। लेकिन क्या हर जगह उमर नबी की तरह फिदायीन हमले की साजिशें रची गई? इसके लिए क्या सच में 32 फिदायीन तैयार किए गए? निशाने पर भीड़ भाड़ की जगह थी, हिंदू धार्मिक स्थल थे, या सरकारी संस्थान थे, या अभी भी है? और क्या 6 दिसंबर तक पूरे देश के अंदर अलर्ट? और क्या यह मान लिया जाए कि हम सबको ज्यादा अलर्ट पे रहने की जरूरत है कि आसपास जो भी संदिग्ध नजर आए उसकी तुरंत सूचना दी जाए? क्योंकि अभी भी जिन 32 कारों का जिक्र है उसमें से सिर्फ 4 कारों की जानकारी मिली है। 28 कारों के बारे में कोई जानकारी अभी भी सामने नहीं आई। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट में 3 बड़े खुलासे हुए हैं, और वो 3 खुलासे क्या हैं ये भी जरा एक बार देख लीजिए। जो सबसे पहला खुलासा हुआ है वो ये कि जनवरी में रैकी की गई, दिल्ली की रैकी की गई। रैकी इसलिए की गई कि 26 जनवरी पर अटैक करना है, लेकिन विफल हो गए। लेकिन आप सोचिए, जनवरी से ये साजिशें रची जा रही थी। इसके अलावा 6 दिसंबर को फाइनली अब ब्लास्ट के लिए चुना गया। उसके पीछे की वजह आप जान चुके हैं कि जो बाबरी का ढांचा था उसको उसी दिन गिराया गया था, और उसका बदला लेने के लिए इस तारीख को चुना गया। और तीसरी वो थ्योरी जिसमें खाद की बोरी और विस्फोटक, जो ये सवाल था कि 3000 किलो के आसपास विस्फोटक कहां से आया, जो ये सवाल था कि इतनी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट कहां से आया, वो दरअसल खाद की बोरी के साथ उसका कनेक्शन है। और यहां एक वो लापरवाही भी है जिसने इस गुत्थी को शायद कुछ दिनों के लिए खुलने से रोका। वो कैसे, ये जरा समझिए। सबसे पहले जनवरी में लाल किले की रैकी की गई थी। दिल्ली को दहलाने की साजिश जनवरी से रची जा रही थी। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल डंप डेटा से पता चला है कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल गनी और धमाके में कथित रूप से मारे गए डॉक्टर उमर नबी ने जनवरी में कई बार लाल किले की रैकी की थी। दोनों ने वहां की सुरक्षा और भीड़भाड़ का पैटर्न समझा था। पुलिस को शक है कि आतंकियों की प्लानिंग 26 जनवरी पर लाल किले पर हमले की थी, जो तब शायद नाकाम हो गई थी। दूसरा सवाल, क्या 6 दिसंबर को जो खतरा इस पूरी कहानी के अंदर, इस पूरी जानकारी में सामने आए, वो टल चुका है या और ज्यादा गहरा गया? क्योंकि नबी दिल्ली में 6 दिसंबर को हमला करना चाहता था, लेकिन मुजम्मिल की गिरफ्तारी से प्लान बिगड़ गया। और यह बात 8 आरोपियों से पूछताछ में सामने आई है। इस अंतर्राज्यीय मॉड्यूल का केंद्र फरीदाबाद में था। गिरफ्तार आतंकियों में 6 डॉक्टर हैं। श्रीनगर का रहने वाला एक अन्य संदिग्ध डॉक्टर निसार फरार है। वो डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ कश्मीर का अध्यक्ष भी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने डॉक्टर निसार को बर्खास्त कर दिया है, लेकिन ये 6 दिसंबर को दहलाना चाहते थे। उससे पहले जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इनको गिरफ्तार करना शुरू किया, हड़बड़ाकर 10 नवंबर को अटैक किया गया, ब्लास्ट किया गया। लेकिन अब उस सवाल का जवाब जो हम सबसे भी जुड़ा है, खाद की बोरी, विस्फोटक और अब्दुल गनी उमर गए। क्योंकि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल गनी खाद की बोरियां बताकर किराए के कमरे में विस्फोटक सामग्री जमा कर रहा था। 20 दिन पहले मुजम्मिल कमरे में कुछ बोरियां रखने आया था। तब पड़ोसियों ने उससे पूछा था कि इसमें क्या है। जवाब में मुजम्मिल ने कहा था ये खाद के कट्टे हैं, उन्हें यहां से कश्मीर ले जाना है खेती के लिए।
इस कमरे से 100 मीटर दूर एक मकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और पुलिस ने फुटेज जब्त कर लिया है। इसमें कई खुलासे हो सकते हैं, लेकिन सोचिए सर, अगर 20 दिन पहले जिन्होंने सवाल उठाए, अगर उन्होंने शक के आधार पर पुलिस को इसकी सूचना दी होती तो शायद ये घटना नहीं घटी और शायद मुजम्मिल इससे पहले गिरफ्त में होता। और ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको अगर शक हो रहा है तो उसकी जानकारी दीजिए। हो सकता है कि आपका शक बेकार हो, लेकिन अगर वो सही निकला तो एक बड़ी घटना को होने से आप रोक सकते हैं। वहीं सवाल यह भी उठा कि जो आतंकी उमर जो फिदायीन हो गया, उसके आखिरी 24 घंटे क्या थे? उन 24 घंटों में उसने क्या किया, किससे बातचीत की? क्या इस दौरान किसी विदेशी हैंडलर के वो संपर्क में आया? और क्या उसने वो सबूत मिटाने की कोशिश की कि उसकी मौत के साथ आगे की कड़ी टूट जाए? इसको भी खंगालने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। और जब प्राथमिक तौर पर जानकारी सामने आई, उसमें पुलिस ने 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल ली है और उसके आधार पर डॉक्टर उमर नबी के आखिरी 24 घंटे की लगभग पूरी मूवमेंट ट्रैक की जांच में पता चला है कि वो रविवार यानी 9 नवंबर की रात फरीदाबाद से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के रास्ते निकला और हरियाणा के नूह जिले के फिरोजपुर झिरका में एक ढाबे पर रुका। वहीं उसने कार में ही रात गुजारी। अगली सुबह वो फिर एक्सप्रेसवे से होते हुए धीरे धीरे दिल्ली की तरफ आया। रास्ते में उसने 2 बार रुककर चाय पी और फोन चेक किया। सीसीटीवी फुटेज में वो सुबह 8:13 पर बदरपुर टोल पार करते दिखा। इसके बाद उसने ओखला, कनॉट प्लेस, अशोक विहार और सेंट्रल दिल्ली में चक्कर लगाए। दोपहर में अशोक विहार में एक ढाबे पर खाना खाया और फिर वो रामलीला मैदान के पास असफ अली रोड की एक मस्जिद गया, जहां उसने 3 घंटे तक कार पार्किंग में बिताई और इस दौरान नमाज पढ़ी। पुलिस को शक है कि इसी दौरान उसे अगले निर्देश मिले। वहीं 3:19 पर उसकी सफेद i20 कार को लाल किला पार्किंग में खड़ा देखा गया। कार करीब 3 घंटे तक यहां पर भी रुकी और 6:22 पर वो कार मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ी और 6:52 पर जबरदस्त धमाके के साथ फट गई और इस विस्फोट में 13 लोगों की मौत और 25 से ज्यादा लोग घायल। लेकिन इन 24 घंटों ने एक चीज बता दी कि उमर नबी को यह एहसास हो चुका था कि उसके बारे में जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को जल्द लगने वाली है और इसीलिए वो किसी एक जगह पर रुका नहीं, बल्कि वो लगातार चलता रहा। कार में ही वो सोया और लगातार वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ता रहा। लेकिन क्या वाकई में मस्जिद की पार्किंग में 3 घंटे जो उसने बिताए, उसमें उसने हैंडलर से बातचीत की? क्या वाकई में उसी दौरान उसने तय किया कि वो आज ही इस ब्लास्ट को अंजाम देगा? और क्या वाकई में वो भी बाबरी का बदला चाहता था? क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट की जांच करने वाली एजेंसियों ने खतरनाक खुलासा किया है। जैश ए मोहम्मद से जुड़े डॉक्टर टेरर मॉड्यूल के आतंकियों ने 6 दिसंबर को सिर्फ दिल्ली में 6 जगहों पर विस्फोट की प्लानिंग की थी। आतंकियों ने अगस्त में हमले करने की प्लानिंग की थी, लेकिन ऑपरेशन में देरी के बाद एक नई तारीख चुनी गई और यह नई तारीख थी 6 दिसंबर, जो बाबरी ढांचे विध्वंस की बरसी होती है। जांच एजेंसियों को उमर और मुजम्मिल की डायरियां मिली और इन डायरियों में 8 और 12 नवंबर की तारीखें दर्ज हैं। डायरी में लगभग 25 लोगों के नाम भी हैं, जिनमें से अधिकांश जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले हैं। तो मानकर चलिए जिनके इस डायरी में नाम है वो जल्द ही गिरफ्त में होंगे और उनसे अगली कड़ियां जुड़नी शुरू होंगी। लेकिन आतंकी डॉक्टर्स की डायरी में कोड वर्ड्स क्या मिले हैं? क्योंकि 8 लोग 4 लोकेशन पर धमाके की प्लानिंग भी आतंकी डॉक्टर उमर और मुजम्मिल की डायरियों में कोड वर्ड लिखे थे, जिन्हें डिकोड किया जा रहा है। एजेंसियां भी ये जांच कर रही हैं कि धमाकों के लिए अलग अलग गाड़ियां तैयार की जा रही हैं। जांच में पता चला है कि लगभग 8 संदिग्ध आतंकी 4 लोकेशन पर विस्फोट करने की तैयारी कर रहे थे।
दो दो लोगों के ग्रुप को एक एक बड़े शहर में विस्फोट का टारगेट दिया गया था। क्या वो टारगेट अभी भी बने हुए हैं? जो टारगेट दिए गए वो कौन कौन सी लोकेशन, किस किस को यह जिम्मेदारी दी गई, उनको कौन लीड कर रहा था, उसमें कौन सा ब्लास्ट भरा हुआ है, ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन इस पूरी जानकारी के दौरान एनआईए की एंट्री के बाद अब ईडी की एंट्री हुई है। लाल किला ब्लास्ट में एनआईए, एनएसजी, आईबी और दिल्ली पुलिस के बाद पांचवी जांच एजेंसी ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हो गई। ईडी इस बात की जांच करेगा कि आतंकी डॉक्टर्स ने विस्फोटक खरीदने के लिए 23 लाख रुपए कहां से जुटाए। ईडी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लेन देन की जांच भी करेगी। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों का दावा है कि आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर और शाहीन ने लगभग 20 लाख रुपए जुटाए थे जो उमर को दिए गए। इन लोगों ने गुरुग्राम, नूह आसपास के इलाकों से आईडी तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए का 20 क्विंटल से ज्यादा एनपीके फर्टिलाइजर खरीदा। उमर और मुजम्मिल के बीच पैसों का विवाद भी था और उमर ने सिग्नल ऐप पर 2 से 4 सदस्यों वाला एक ग्रुप भी बनाया था। इसमें सिग्नल ऐप या सेशन ऐप, क्योंकि सेशन ऐप के नाम से भी एक ऐसी ऐप जिसको इस ब्लास्ट के साथ जोड़ा जा रहा है। हालांकि ये वो सेशन ऐप नहीं है जो डेटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ये कौन सी एप्लीकेशन है और कैसे इसके कनेक्शन जुड़ रहे हैं, देखिए जरा। सेशन ऐप से ब्लास्ट तक सबसे पहले तो विदेशी हैंडलर, जिसे तुर्की के अंकारा के अंदर होना बताया गया, यानी कि जिसके तार हम पाकिस्तान के साथ जोड़ रहे हैं, पाकिस्तान से तो जुड़ ही रहे हैं। पाकिस्तान के रहनुमा तुर्की की भी इस ब्लास्ट में एंट्री हो रही है, क्योंकि जिस विदेशी हैंडलर के साथ बातचीत का दावा है वो तुर्की के अंकारा के अंदर बैठा था और उसके कोड नेम क्या इस्तेमाल हो रहे थे, युकासा और अबू युकासा। ये दरअसल उस हैंडलर्स के नाम बताए गए। लेकिन जो सेशन ऐप है इसका इस्तेमाल क्यों किया गया, कैसे किया गया और कैसे इसको डिकोड अभी तक किया गया, क्योंकि इसके लिए कोई फोन नंबर या ईमेल की जरूरत नहीं होती, कोई सेंट्रल सर्वर इसका नहीं है, यानी मैसेज ट्रेस करना लगभग असंभव है। इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन, इसके अलावा ऑटो डिलीट फीचर है, डेटा स्टोर नहीं होता, कोई मेटा डेटा नहीं है, बातचीत लीक नहीं होती। उमर की शुरुआत में व्हाट्सएप जिसमें +90 जो कि तुर्की का नंबर है उस पर बात हुई। फिर हैंडलर्स ने सेशन ऐप पर शिफ्ट करने को कहा ताकि चैट कभी लीक ना हो। इस दौरान जो सामने आए हैं उसमें हमले की प्लानिंग, टारगेट, टाइमिंग पर बात हुई। विस्फोटक को बाकायदा कोड वर्ड में समझाने की कोशिश की गई, कहीं उसको शिपमेंट लिखा गया, कहीं उसको पैकेज के तौर पर डिस्कस किया गया। जांच के दौरान उमर के फोन, लैपटॉप से सेशन की चैट हिस्ट्री को रिकवर किया गया है। हालांकि ऐप की डिजाइन की वजह से पूरी रिकवरी मुश्किल मानी जा रही है, लेकिन यह सामने आए कि कुछ आरोपी तुर्की गए थे और इस दौरान गुप्त मीटिंग प्लान की गई। हैंडलर जैश ए मोहम्मद से लिंक्ड भी मिला है। एनआईए, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और आईबी इस ऐप की जांच कर रही है। और अगर आप गलती से भी इस एप्लीकेशन के साथ जुड़ गए हैं तो थोड़े सतर्क हो जाइए। हो सकता है कि अगला नंबर आपका भी हो जांच के रडार के लिए। लेकिन सिलसिलेवार विस्फोट के लिए 5 फेज की प्लानिंग की गई, जो 6 दिसंबर को 32 कारों के जरिए उत्तर भारत को दहलाने की साजिश, उसमें 5 फेज की प्लानिंग थी। और उसमें कुछ ऐसे नाम सामने आए हैं जो बता रहे हैं कि भारत के अंदर कैसे आतंकी नेटवर्क पंख फैलाने की कोशिश कर रहा था। जरा देखिए, ये जो 5 एंगल हैं उसमें जो सबसे पहला है वो है अंसार गजवत उल हिंद कनेक्शन, जो कि जम्मू कश्मीर का आतंकी कनेक्शन है। इसकी आगे जानकारी आपको देंगे। दूसरा है विस्फोटक बनाना और कच्चा माल खरीदना। इसके अलावा आईडी बनाना और टारगेट की रैकी करना, सदस्यों तक विस्फोटक पहुंचाना और अंत में 5 से 6 जगहों पर दिल्ली के अंदर ब्लास्ट करना। ये 5 फेज की प्लानिंग की गई है। अब इसमें जो नाम सबसे महत्वपूर्ण, उसमें जरा सोचिए, दिल्ली एनसीआर के अंदर एक तरफ कहा जा रहा है कि 5 से 6 जगह टारगेट, दूसरी तरफ क्या इसके लिए 200 बम का इस्तेमाल किया जाना था, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा है। जिन डॉक्टर्स के दिमाग में जिहादी सोच को कूट कूट कर भरा गया,
उनके मंसूबे और खतरनाक थे। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि दिल्ली एनसीआर में 200 बम फटने वाले थे। 26/11 हमले की तरह साजिश अंजाम तक पहुंचने वाली थी। दिल्ली एनसीआर के कई हाई प्रोफाइल ठिकानों की रैकी तक हो चुकी थी। तो अगर आपको यह लग रहा है कि हमारी एजेंसी इस ब्लास्ट को रोकने में नाकाम रही, तो मानकर चलिए आप गलत दिशा में सोच रहे हैं। हमारी एजेंसियों ने 99% उन घटनाओं को रोक दिया जो होने वाली थी, और इस घटना की भी जानकारी हमारी एजेंसी तक पहुंची, लेकिन शायद थोड़ी देर हुई उमर नबी तक पहुंचने में। लेकिन एक नाम जो इस्तेमाल हुआ, अंसार गजवत उल हिंद, जरा देखिए कब से कब तक एक्टिव था। यह जम्मू कश्मीर का आतंकी संगठन जो 2017 से 2022 तक जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिव था, लेकिन क्या जनवरी 2025 से फिर से भारत के अंदर एक्टिव हुआ है, यह ट्रेस हो रहा है। लेकिन यह अंसार गजवत उल हिंद क्या है? क्या जैश ए मोहम्मद की विंग है? क्योंकि अक्सर जिस आतंकी संगठन को बैन कर दिया जाता है, वो एक नया नाम लेकर आ जाता है। दरअसल एक इस्लामिक चरमपंथी आतंकी संगठन है जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में सक्रिय रहा है। यह अल-कायदा से संबंध है और कश्मीर को शरिया कानून के तहत एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य बनाने का लक्ष्य रखता है। संगठन का नाम गजवाए हिंद की इस्लामिक भविष्यवाणी से प्रेरित है, जहां अंसार का अर्थ समर्थक होता है। यह भारत, अमेरिका, इजराइल के खिलाफ जिहाद का प्रचार करता है और भारत ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया है। जुलाई 2017 में जकीर राशिद भट्ट, जिसे जकीर मूसा भी कहते हैं, उसने इसको बनाया था। जकीर मूसा हिजबुल मुजाहिदीन का पूर्व फील्ड कमांडर था। कश्मीर संघर्ष को राजनीतिक नहीं, इस्लामिक जिहाद बताता था। इसके लिए जकीर मूसा आर्मी 313 नामक गुट भी बनाया गया, जो बाद में अलकायदा की कश्मीर शाखा के रूप में AGUH बना। कुछ चेहरे आपको याद होंगे, जैसे बुरहान वानी, अबू दुसाना, आरिफ जैसे उग्रवादी जो लश्कर तैयबा से अलग होकर AGUH से जुड़ गए थे। 2017-18 में यह संगठन चरम पर पहुंचा, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों से कमजोर पड़ा। क्या फिर से यह फड़फड़ाने लगा है? आप सोचिए, जो खुलासे हुए हैं उसने दो चीजें साफ कर दी हैं। एक तो यह कि भारत के अंदर एक बड़ी आतंकी साजिश होनी थी, जिसको हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने लगभग नाकाम कर दिया है। और दूसरा यह कि 6 दिसंबर आना अभी बाकी है। 28 कारों के बारे में जानकारी होना अभी बाकी है। उन शहरों के बारे में जानकारी होना बाकी है जिनको टारगेट पर रखा गया था, और वो 200 बम के बारे में जानकारी होना बाकी है जिनको ब्लास्ट की बात की जाए। और इससे भी बड़ी बात, हमारे बीच के उन लोगों को पहचानना भी बाकी है जो इस आतंकी संगठन के साथ जुड़कर देश की राजधानी और अन्य शहरों को दहलाने की साजिश का हिस्सा बन चुके हैं। यह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमें कुछ भी संदिग्ध नजर आए उसकी जानकारी दीजिए, क्योंकि सिर्फ देश की सुरक्षा सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों का काम नहीं है। यह हर भारतीय का काम है कि वो उन भारतीयों को भी पहचाने जो भारत में रहकर, भारत का खाकर भारत को जख्म देने की साजिशें रच रहे हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।